नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जीव की उत्पत्ति और जैव विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक वाइज प्रश्नों की अपनी सीरीज में ये अपना तीसरा वीडियो है और पूरा एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित मैटर आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है साथियों, तो प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न को देखने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आप जो पिछले वर्ष जो मैंने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी जिसमें 57 वीडियो बने थे, टॉपिक वाइज टेस्ट से राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों किताबों पर आधारित थे और बिल्कुल सरल सरल प्रश्न और कठिन प्रश्न भी उसमें शामिल थे। हर एक प्रश्न को टच किया, टॉपिक को बिल्कुल खोल दिया था पूरा। वो सारे वीडियोज़ और पीडीएफ जो उनकी है वो एक कोर्स के रूप में आपको अवेलेबल करवा रखी है साथियों। और नए ऐप पर आपको वो मिल जाएंगे। हमारे नए ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो बहुत अच्छे से चलेंगे। डाउनलोड आप वीडियो को कर सकते हो, प्रिंट आउट लेकर के पीडीएफ को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और भी जो आगे हमारे नए कोर्स आएंगे वो उसी एप्लीकेशन पर साथियों आएंगे। ठीक है, चलिए, पहला आपका प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, स्वतः जननवाद सिद्धांत का खंडन लुईस पास्चर, फ्रांसिस्को रेडी एवं लेजारो स्प्लेंजनी जैसे वैज्ञानिकों ने किया। दो, वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित मत जीवात जीवोत्पत्ति या जैव निर्माणवाद है। तीन, अर्हेनियस के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किसी अन्य ग्रह पर हुई जिसे ब्रह्मांडवाद कहते हैं, है ना। अब इनमें से असत्य कौन सा है? एक और तीन, एक और दो, केवल दो और केवल तीन। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर होगा केवल दो। केवल दो बिल्कुल आपका रहेगा, क्योंकि देखिए, वर्तमान समय में सर्वाधिक जो प्रचलित मत है वो जैव निर्माणवाद नहीं है साथियों। ठीक है, जैव निर्माणवाद नहीं है। वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वो है जीवन की अजीवों से उत्पत्ति, यानी अजीवात जनन, जीवन की अजीवों से उत्पत्ति, है ना। ओपेरिन व हेल्डन ने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पहले से विद्यमान निर्जीव रसायनों के संयोजन से आया है। इसका मतलब वर्तमान जो है ना, उसमें सर्वाधिक जो प्रचलित मत है जैव विकास का वो है अजीवात जनन, यानी कि जीवन की अजीवों से उत्पत्ति, जीवों की निर्जीव से उत्पत्ति। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पर सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 है, जीवन की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है। जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से आदि सागर में हुई, जिसे हेल्डन ने प्रीबायोटिक सूप कहा। तो बिल्कुल सही पॉइंट है ये, क्योंकि देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आधुनिकतावाद जो है वो जीव विकास का, वो यही कहता है कि हमारा जो विकास है वो रासायनिक पदार्थों से हुआ एक प्रकार से, है ना। तो वही है, तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। दूसरा, प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी थी, ये कथन एक बार देखेंगे। दूसरा, जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, ऑक्सीजन उस समय नहीं थी। फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर उत्तर होगा, ये बिल्कुल असत्य कथन है। क्यों? देखिए, प्रथम विकसित जो कोशिका थी, है ना, अगर वो निर्जीव से थी, है ना, तो जाहिर सी बात है वो स्वपोषी तो हो नहीं सकती, है ना, स्वपोषी नहीं मानी जा सकती। और आदि सागर में अगर अपन माने कि आदि सागर से उत्पत्ति हुई, तो देखिए, आदि सागर में सर्वप्रथम बनी आदिम जीवाणु जैसे कोशिकाएं परपोषी थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि इनकी उपापचयी क्रियाओं के लिए, है ना, मेटाबॉलिज्म के लिए, क्रियाओं के लिए आवश्यक समस्त पदार्थ जो थे वो जल में उपस्थित थे। चूंकि इस समय स्वतंत्र ऑक्सीजन तो कोई थी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ऑक्सीजन नहीं थी, अतः ये जीव अवायवीय थे, यानी अवायवीय शोषण एक प्रकार से करते थे। जब आदि सागर जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होने लगी, तो फिर ये जो आपकी जो जो परपोषी जीव थे, इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी, स्पर्धा बढ़ी, और उसके लिए इनमें कुछ उत्प्रेरक बने, जिनके बाद में धीरे धीरे स्वपोषी की तरफ बढ़ने लगे, है ना। लेकिन प्रारंभ में स्वपोषी नहीं थे।
बाद में बने। तो प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में परपोषी थी, आपकी स्वपोषी नहीं थी, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, जैव विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करें। एक, या जटिल संरचना में सरलतम संरचना वाले जीवों के विकास का क्रमिक, तीव्र एवं निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। जटिल संरचना से सरल संरचना की तरफ, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरल से जटिल की तरफ चला गया साथियों। एक कोशिकीय, फिर द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, और अभी मानव की संरचना बनी है ना। तो मानव की संरचना जटिल संरचना एक बिल्कुल, तो सरलतम से जटिलतम की तरफ आइए, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है पहला। तो फिर है, यह वर्गीकरण पद्धति के विभिन्न समूह या टेक्सोनों में अंतर संबंध स्थापित करता है। तो जैव विकास बिल्कुल अंतर संबंध तो स्थापित करता है ये वर्गीकरण में, तो ये पॉइंट सही है। फिर है, जीव जगत के वंश वृक्ष में साइनोबैक्टीरिया निम्नतम स्तर, जबकि मानव उच्च स्तर धारण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो केवल और केवल आपका जो पॉइंट नंबर 1 है वो है सत्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी केवल 1 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका, जीवों के विकास नीचे दिए गए कथन व कारण को पढ़िए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ए, समजात अंग समान उत्पत्ति एवं मूल संरचना, है ना, समान उत्पत्ति एवं मूल संरचना समान होती है, किंतु भिन्न कार्य वाले होते हैं, कार्य इनका भिन्न होता है। फिर बी, कारण समवर्ती अंग समान कार्य किंतु भिन्न मूल संरचना एवं उत्पत्ति वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए भाई, कथन ए समजात अंग से संबंधित है, कथन बी है वो समवर्ती अंग से संबंधित है, तो कथन ए का कारण 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कथन ए का जो कारण है वो आर होना चाहिए था, यहाँ आर तो हो नहीं सकता, तो आर और ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब कथन ए है, क्या डेफिनेशन सही है समजात अंग की, बिल्कुल सही है। समजात अंग क्या होते हैं, समान उत्पत्ति और मूल संरचना में तो समान, यानी उत्पत्ति और संरचना में तो समान, किंतु कार्य भिन्न होता है। ठीक है, समवर्ती अंग क्या होते हैं, समान कार्य समान होते हैं इनसे, लेकिन मूल संरचना और उत्पत्ति इनकी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे पक्षियों में पंख हो गए, चमगादड़ में पंख अलग होते हैं, पक्षियों में अलग। ठीक है, तो देखिए जो चमगादड़ है उसमें जो पंख हैं वो धड़ के नीचे जो फैली त्वचा होती है वही पंख बन जाते हैं। कीटों में पंख काइटिन के बने होते हैं, है ना, तो ये हैं तो पंख, है ना, समवर्ती अंग हैं, कार्य तो इनका समान उड़ने में सहायक हैं, लेकिन इनकी संरचना उत्पत्ति इनकी भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो ए और आर दोनों ही सही है, बट यहाँ पे आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें अपने। प्रश्न नंबर अगला है आपका प्रश्न नंबर 5, प्राचीन काल के जंतुओं एवं पादपों के भूगर्भ में दबे हुए परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अवशेष ही कहलाएंगे दबे हुए, और इन जीवाश्मों से जो अवशेष जिनको अपन जीवाश्म कहते हैं इनसे संबंधित कुछ कथन दिए हैं, उनमें से सही का चयन करना है। एक, जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे C14 कार्बन 14 द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। फिर रेडियोधर्मी कार्बन विधि द्वारा जीवाश्म में पाए जाने वाले कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 के अनुपात एवं अर्ध आयु काल के अनुसार जीवाश्म की अनुमानित आयु ज्ञात करते हैं, ये भी सही पॉइंट है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में पादों के लुप्त होने को स्पष्ट किया जाता है। सांपों में जो पैर, ये बोला जाता है कि पहले इनके पैर हुआ करते थे, बाद में इन्होंने काम में नहीं लिए तो ये लुप्त हो गए। तो किस आधार पे बोलते हैं अपन, तो यह अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, है ना, यानी कि जिन अंगों का हमने उपयोग किया वो तो विकसित होते चले जाएंगे, जैसे जिराफ में गर्दन लंबी होती चली गई, और सांप ने अपने काम जो पैर हैं वो काम में नहीं लिए, इसलिए के लिए वो विलुप्त होते गए, अनुपयोग का नियम वहाँ लग गया। तो अंगों के उपयोग और अनुपयोग के नियम पर यह आधारित है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर साथियों इसका रहेगा। ठीक है, चलिए, और ये बात बताई किसने साथियों, ये लेमार्क का सिद्धांत है। लेमार्क के अनुसार सांपों के पूर्वजों के अग्र और पश्च दोनों प्रकार के पैर उपस्थित थे, जिस कारण उन्हें बिल में घुसने में कठिनाई होती थी। धीरे धीरे इन्होंने अपने पाँव का उपयोग करना बंद कर दिया तो ये पाँव लुप्त हो गए। ये ऐसा किसने कहा है, लेमार्क ने कहा है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं कि लेमार्कवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है। लेमार्कवाद आप सभी को पता क्या है। इसकी दो अवधारणाएं हैं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, बिल्कुल सत्य पॉइंट है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है साथियों। ठीक है, और अगला है आपका, जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण कर्मिक अनुकूलन और जैव विकास का प्रमाण है। मैंने बताया अभी आपको, जिस अंग का अधिक उपयोग करेंगे वो अधिक लंबा हो जाएगा, इसके अनुसार उसका विकास अधिक हो जाएगा। ठीक है, लेमार्क के अनुसार तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है। तीसरा है, विजमान इस वाद के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया। तो ये भी बिल्कुल सही कथन आपका। और विजमान लेमार्कवाद के प्रबलतम आलोचक थे, यानी कि बहुत ज़्यादा आलोचक थे, तथा इसके उत्तर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार केवल वे लक्षण जो जीव की जनन कोशिका या जनन द्रव्य को प्रभावित करते हैं अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, सारे लक्षण नहीं होते, कायिक कोशिकाओं वाले नहीं होते। जनन कोशिका या जनन द्रव्य को प्रभावित करने वाले लक्षण ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, ऐसा विजमान ने बोला है। बीजकोष का नियम जो साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं विजमैन का, ठीक है, वही बात है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सारे कथन बिल्कुल ठीक है, असत्य कथन कोई है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें अपने। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूली विकिरण का उदाहरण कौन सा है। डार्विन की फिंचें, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, स्तनियों के पादों की संरचना और ये सभी। तो दिए गए विकल्पों में अनुकूली विकिरण का आपका एग्जाम्पल होगा, ये सारे के सारे हैं, अनुकूली विकिरण के उदाहरण हैं। अनुकूली विकिरण मतलब एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होना अनुकूली विकिरण साथियों कहलाता है। हालांकि अपने एनसीईआरटी किताब में कक्षा 10 में जैव विकास वाले पाठ में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न देख लीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। फिर है, चार्ल्स डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत के प्रमुख आधार निम्न में से कौन से हैं। यानी कि जैव विकास का जो सिद्धांत डार्विन ने दिया उसके सिद्धांत कौन से हैं। जीवन संघर्ष, दूसरा योग्यतम की उत्तरजीविता, तीसरा प्राकृतिक चयन, चौथा उत्परिवर्तन, ठीक है, और पांचवा है आपका विभिन्नताएं और इनकी वंशागति, और छठा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो मित्रों देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा आपका। जीवन संघर्ष बिल्कुल सही बात है, जीवन संघर्ष को इन्होंने शामिल किया अपने सिद्धांत में। इसके अलावा योग्यतम की उत्तरजीविता, ये भी सही होगा। इसके अलावा प्राकृतिक चयन, भाई जो योग्य है उसका प्रकृति चयन कर लेती है, तो प्राकृतिक चयन भी आएगा। उत्तरजीविता उत्परिवर्तन इनके द्वारा नहीं दिया गया है, ये होमो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये भी इनका सिद्धांत नहीं है ना, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति है वो लेमार्क के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है उसमें जीवन संघर्ष, योग्यतम उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयन और विभिन्नताएं और इनकी वंशागति, ये आपके आएंगे। तो 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न नंबर 10। ठीक है, हाँ जी, प्राकृतिक चयनवाद के अनुसार वातावरण के अनुकूल एवं ताकतवर जीव ही जीवित रह पाता है, शेष जीव मर जाते हैं। इसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यता की उत्तरजीविता कहा है। प्रकृति के इस चयन को कौन सा कारक प्रभावित करता है। अनुकूलन, विभिन्नताएं, जीवन संघर्ष और वंशागति। तो ये जीवन संघर्ष से संबंधित है, क्योंकि जो संघर्ष करके जीवित रहता है वो शेष रहता है, बाकी मर जाते हैं। तो जीवन संघर्ष, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। फिर है, जिस प्रकार आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों एवं पक्षियों के मध्य संयोजक कड़ी है ना, आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों और पक्षियों के मध्य की योजक कड़ी, उसी प्रकार से, है ना, खालिस्तान एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के संघ के मध्य की योजक कड़ी है। तो ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के मध्य की संयोजक कड़ी कौन सी मानी जाती है साथियों। तो इसका जो आंसर रहेगा नेरिस नहीं रहेगा। ठीक है, इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा पेरीपेटस। पेरीपेटस इसका उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर पी, याद रखिएगा इसको। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं, वायरस को कहते हैं। आपको पता होगा इस बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, आणविक जाति वृत्त का महत्व है दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, जाति उद्भवन को समझने में, सी वर्गीकरण में, और डी उपयुक्त सभी। देखिए, आणविक जाति वृत्त का महत्व दूरस्थ
संबंधित जीवों के डीएनए के मध्य विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, जाति उद्भवन को यानी कि इस विशेष जाति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यानी कि डीएनए वगैरह है ना, इनका अध्ययन करके हम डीएनए के आधार पर विभिन्नताओं के का अध्ययन करके उस जाति का उद्भव कैसे हुआ, उसके बाद में वर्गीकरण आगे उसका कैसे हुआ, ये सारी बातें अपन आधुनिक आणविक जातिवृत्त में देखते हैं, है ना। एक अध्ययन है, तो निश्चित यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। फिर है आधुनिक मानव होमोसेपियंस की कपाल क्षमता कितनी होती है। तो देखिए होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है ना, उसकी कपाल क्षमता कितनी होगी, तो ये होगी साथियों 1350 से लेकर के 1500 सीसी, है ना। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। जबकि जो अपना ही पूर्वज था निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल, ये जो निएंडरथल था ये अपना ही क्या था, पूर्वज था, और इसकी जो कपाल क्षमता थी वो 1400 सीसी के आसपास मानी जाती है, ठीक है। तो आधुनिक मानव में सेरिब्रम जो है वो अत्यधिक विकसित होता है और इसीलिए इसकी कपाल क्षमता अधिक होती है, जबकि निएंडरथल जो था अपना जो पूर्वज उसमें सेरिब्रम कम विकसित था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये पॉइंट भी आप लोग। तो जैव विकास से संबंधित इतने ही प्रश्नों को करते हैं, लगभग सभी सिद्धांतों के प्रश्न इसमें शामिल हो चुके हैं, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब आप लोग करते हो तो यकीनन जो है हौसला बढ़ता है। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी प्रकार से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।